अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने ये खबर कल से सुनी है कि खान साहब जो हैं उन्होंने मशरूत मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये खबर जो है ये बिल्कुल सही खबर नहीं है, क्योंकि खान साहब की मशरूत मुआफ़ी के बारे में तो पूरा मीडिया चीख चीख कर आपको बता रहा है, लेकिन खान साहब ने जो धमकियां दी हैं DGI-SPR को, और जो उन्होंने ISPR को धमकियां दी हैं, आर्मी चीफ को धमकियां दी हैं, और खान साहब ने जो पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की धमकियां दी हैं, उसके बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया। आपको आधी अधूरी बात बता के बाकी की सारी बात छुपा ली गई है, जो कि आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। खान साहब ने क्या कुछ कहा है, कौन सी धमकियां दी हैं, उसके बारे में तो बात करेंगे। साथ में मैंने आपको कुछ वीडियो एविडेंसेस दिखाने हैं, क्योंकि खान साहब ने जो मशरूत माफी मांगी है उसमें उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर मुझे वीडियोस दिखाई गई तो फिर मैं माफी मांगूंगा, और वो वीडियोस मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ, बल्कि कुछ चीजें सुनवाने भी जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब, सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो कल से आप लोग सुन रहे हैं लगातार कि खान साहब ने मुआफी का ऐलान कर दिया है, मगर मशरूत मुआफी की बात उन्होंने की है। गैर मशरूत मुआफी मांगने के लिए वो अब भी तैयार नहीं है, और खान साहब जो हैं उनका कहना यह था कि मशरूत मुआफी की जो मेरी शराइत हैं वो क्या क्या हैं वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा सहाफ़ी जब अडियाला में उनको मिले तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, एग्जैक्टली खान साहब कहना क्या चाह रहे थे और क्या करना चाह रहे थे, इसके बारे में जरा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। उसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसी डिटेल्स बतानी है कि उसको देखने और सुनने के बाद आपको हर चीज़ और पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली खान साहब माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी शराइत पे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और साथ साथ वो बीच में पजामे में कहते हैं ना सीधा हो जाना, सीधे भी हो जाते हैं, और वो ISPR को धमकियां भी देते हैं। वो कैसे, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मैं वर्ड टू वर्ड खान साहब के सारे अल्फाज जो है वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए उनको कहा कि अगर ISPR की इज्जत है, किसी और की इज्जत नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि रेंजर्स मुझे घसीट के लेकर गई, मुझे अगवा किया, तो माफ़ी तो मुझसे मांगी जानी चाहिए, ये खान साहब ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ISPR ये कहती है कि हम 9 मई पर माफ़ी नहीं देंगे, तो खान साहब ने धमकी देते हुए कहा कि तो फिर हम भी माफ़ नहीं करेंगे। जुल्म हमारे साथ हुआ है, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। बंदा पूछे कौन से 10,000 लोग? चंद 100 लोग थे जिन्होंने 1-1 साल की सजा काटी और वो भी छूट गए। अच्छा, फिर उसके बाद आलिया हमजा को देखे, उन्हें छोड़ दिया गया। ये सनम जावेद जैसी खवातीन जिन्होंने इतनी गंदी गालियां दी, उन तक को छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई गई, हम सानहद 9 मई के मुतासर हैं, हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा ने हमें क्रश करने का पूरा मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी कहा। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। हमारे 25 मई की पटिशन को नहीं सुना गया। ये वो तमाम गिले हैं जो खान साहब ने किए। उन्होंने कहा कि मुझे रेंजर्स की जानिब से अगवा किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, मुझे और मेरे वकला को मारा गया, मुझे घसीट कर ले जाया गया। क्या ISPR की इज्जत है और किसी और की इज्जत नहीं है? मेरे अगवा पर मुझसे मुआफ़ी मांगी जाए। खान साहब ने यह शर्त रखी है कि मैं मुआफ़ी तब मांगूंगा जब ISPR मुझसे मुआफ़ी मांगेगी। और ये आपको पता है कि कौन किससे माफ़ी मांगेगा, और आपको ये भी पता है कि ISPR से खान साहब ने जो मुतालबा किया है क्या वो पूरा होने भी वाला है या नहीं। खान साहब ने कहा कि CCTV फुटेज में PTI का एक भी कारकुन आया तो मैं माफ़ी मांगूंगा। अब यहाँ से मैं रीड करती जा रही हूँ खान साहब की स्टेटमेंट, और साथ साथ मेरा एडिटर जो है आपको साथ में वीडियोस दिखाता जाएगा कि खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा अगर एक भी बंदा आपको फुटेज में नजर आ गया तो मैं उसको सजा भी दिलवाऊंगा, मैं माफ़ी भी मांगूंगा। बंदा खान साहब से ये पूछे कि खान साहब आप अपनी आंखों के सामने हर चीज से इनकार कर रहे हैं। वो जो कोर कमांडर की पैंट को लहराकर उसका साइज बता रहा था वो क्या PTI का नहीं था हसन न्याजी? वो जो खातून जिसको आपने MPA या MNA की टिकट दी सनम जावेद को, जिसे अभी अभी छोड़ा गया और पूरी PTI के लोगों ने उसको जोहराना दिया, उसको खाने खिलाए और उसको वहां पर KPK हाउस में बुलाया और वहां पर उसको शेल्टर दिया, उसका ताल्लुक किस पार्टी से था? वो जो यास्मीन राशिद पूरे मॉब को लेकर लीड करती रही वो किस पार्टी की थी? वो जो आलिया हमजा धमकियां देती रही, शानदाना गुलजार ने लोगों को कहा, और खास तौर पे मैं आपको मुराद सईद का ऑडियो सुनवाना चाहती हूं जिसमें मुराद सईद ने कहा कि तमाम लोग अपने घरों से निकलें, आपको पहले से जगह दिखाई गई हैं। हैव अ लुक। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले। इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है।
जी, तो आपने सुना, उसके बावजूद खान साहब कह रहे हैं कि वो लोग हमारे नहीं थे, और अगर हमारे हुए तो मैं उनको सजा दिलवाऊंगा। इसका मतलब है कि खान साहब फिर अब खुद छूटने के लिए उन लोगों को फंसवाने के लिए शायद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर खान साहब को वाकई दिमागी इलाज की जरूरत है, जैसा कि अता तारड़ ने कहा था। बहरहाल खान साहब ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में पीटीआई का एक भी अगर कारकुन नजर आ गया तो मैं माफी मांगूंगा। सानेहा 9 मई मेरा कोई कारकुन हुआ तो उसको पार्टी से भी निकाल दूंगा। तो फिर खान साहब को सबसे पहले यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, हसान न्याजी और ये सनम जावेद और ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, इन समेत तमाम लोगों को निकाल देना चाहिए। अब इस चीज पे खान साहब जब इतना ब्लंटली झूठ बोल रहे थे तो इस पे एक सहाफी जो है उसने उनको टोकते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात में पीटीआई के लोगों को देखा गया है, वो खुलेआम वहां पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे। जिस पे इमरान खान ने कहा कि इसीलिए कह रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेजेस निकालें और देखें कि इसमें कौन लोग हैं। सारी कौम ने 9 मई को लाइव टेलीविजन पे सब कुछ देखा। सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर सारा दिन वीडियोस पोस्ट होती रहीं। हर शख्स जो पीटीआई से ताल्लुक रखता था वो खुद अपने वीडियोस बना बनाकर पोस्ट करता रहा, लेकिन उसके बावजूद खान साहब कह रहे हैं कि वो लोग हमारे नहीं थे, अगर हमारे हुए तो मैं उनको सजा दिलवाऊंगा, और उनकी शक्लें भी पहचानने से इनकारी हैं। अब यहां पर खान साहब की ज़हनी हालत का अंदाजा आप लोगों ने खुद लगाना है। फिर सहाफियों ने खान साहब से कहा कि 9 मई के दिन आपके लोग जो थे वो पेट्रोल बम जो है वो बना बनाकर चला रहे थे। आपको याद होगा कि जीएचक्यू के बाहर जब ये लोग खड़े थे तो काफी फुटेजेस ऐसी आई थी। एक शख्स की फुटेज मुझे आज भी याद है कि वो पेट्रोल बम्स बना बनाकर वहां पर लोगों को दे रहा था, जिसके ऊपर खान साहब ने कहा कि पेट्रोल बम तो हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं इस्तेमाल नहीं किए। यानी एक लिहाज से खान साहब ने कन्फेशन कर लिया कि हाँ, हम पेट्रोल बम्स बनाते रहे हैं और चलाते रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि खान साहब का एक वीडियो भी आया था जिसमें खान साहब ने इनकार किया था कि उन्होंने कभी भी पेट्रोल बम्स नहीं बनाए, बल्कि उनके लोग तो निहत्ते थे। लेकिन आज खान साहब ने मान लिया। आपको याद है पुलिस जब खान साहब को पकड़ने के लिए आती थी तो अंदर से पेट्रोल बम्स से पुलिस के ऊपर हमला किया जाता था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि सहाफी ने बात करते हुए कहा कि रावलपिंडी के कुछ मकामी तंजीमी ओहदेदार पेट्रोल बम और हसास इमारतों पर फेंक रहे थे, आपके लोग थे जो फेंक रहे थे। इस पे इमरान खान ने कहा कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार पेट्रोल बम फेंके या फेंकने में मुलव्विस है तो इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी वो खान साहब और वो मुराद सईद जो लोगों को लीड कर रहे थे, जिस दिन खान साहब ने अरेस्ट होना था उससे भी एक दिन पहले खान साहब ने गाड़ी में बैठकर लोगों के नाम एक पैगाम जारी किया था। जब खान साहब 9 मई वाले दिन पकड़े गए थे उस दिन भी खान साहब के तमाम रहनुमाओं ने लोगों को सड़कों पर निकलकर ये सब कुछ करने की तरगीब दी थी। आज खान साहब कह रहे हैं कि उन सबको सजा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि खान साहब उन सबको अब भट्टी में झोंकना चाहते हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आईएसपीआर अपने अमाल देखें, उनके अमाल से अवाम उनके खिलाफ हो चुके हैं। अवाम एक तरफ हैं और दूसरी तरफ वो खड़े हैं। सवाबी के जलसे ने साबित कर दिया है कि अवाम क्या चाहते हैं। अब बंदा पूछे, एक तरफ खान साहब कहते हैं मुझे नहीं पता कि 9 मई को क्या हुआ, क्योंकि मैं तो जेल के अंदर था, मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो अभी ये जो सवाबी वाला जलसा हुआ है इसके बारे में खान साहब को कैसे पता कि सवाबी के जलसे में क्या कुछ हुआ, या उसकी मिसाल खान साहब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सवाबी का जलसा मेरी इतलात के मुताबिक तो पूरा ही खाली था। तो खान साहब कह रहे हैं कि वो अवाम ने साबित कर दिया कि अवाम क्या चाहते हैं। खान साहब ने कहा कि अगर फौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी बात नहीं करेंगे। माफी वो मांगता है जिसने गलती की हो, हमने कोई गलती नहीं की। यानी खान साहब का जेल में 1 साल मुकम्मल होने की सालगिरह मुकम्मल होने के बावजूद भी खान साहब कह रहे हैं हमने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि एहतजाज के वाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइन हमें इजाजत देता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड और जीएचक्यू के सामने हम एहतजाज कर सकते हैं। बंदा पूछे कि आप एहतजाज कर सकते हैं लेकिन पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आप लोगों को पेट्रोल बम और वहां पर लाठियां, डंडे और सारी चीजें देकर आप उन्हें कह रहे हैं कि जाकर फौजियों के पच्चाड़ दौड़ो। आपको किसने कहा था कि आप जीएचक्यू को तबाह करो, या आपको किसने कहा था कि कोर कमांडर हाउस में जाकर आप जो है ना उनके मोर तक उठा के ले आओ और वहां पर उसको आग लगा दो। खान साहब ने कहा कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के केसेस दिखाए हैं, उनको NRO 2 दिया गया है और उनके 1100 अरब रुपए के केसेस को माफ कर दिया गया है। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आईएसपीआर ने ये कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहा है। ये खान साहब ने इशारा दिया है कि अभी थोड़े दिन पहले जो डीजी आईएसपीआर ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब और उनकी पार्टी जो है ये जो इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स को हायर करके मुल्क दुश्मन बयानियां चलाते हैं, अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ, मुल्क की बेहतरी की तरफ ये बयानियां चलाएं तो बात हो सकती है। इसके ऊपर उन्होंने तंज करते हुए DGISPR के ऊपर ये कहा कि ये जो पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम हम चला रहे हैं इसके ऊपर जो बात की गई है, आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी करप्शन की कहानियां सुनाई। ये बेसिकली वो फौज के बारे में कह रहे हैं कि फौज ने हमें कहानियां सुनाई, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा नाम नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। यानी खान साहब कह रहे हैं कि मेरा अकेले का नाम ECL में नहीं डाला जाए, बाकियों का नाम भी डाला जाए। साथ ही उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले से बात करते हुए कहा कि उनकी अहलिया का नाम भी ECL में डाला जाए, क्योंकि खान साहब को इस बात की बड़ी तकलीफ है कि उनके साथ बुशरा बीबी के जो केसेस बने हुए हैं तो फिर बाकियों की बीवियों के नाम भी उसमें डाले जाएं। उन्होंने कहा कि इसकी 500 मिलियन की प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है, यानी कि इसकी मोहसिन नकवी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत के हवाले से जब बात हुई तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद ने अपनी मर्जी से पसंद का आर्मी चीफ लगाया था, उसी आर्मी चीफ ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं। और फिर आगे उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और इधर उधर की बातें जो है वो पंजाबी में कहते हैं यबलियाँ मारनी शुरू कर दी। जबकि खान साहब के 4 साल दौर में पाकिस्तान इस हालत को पहुंच गया था कि खान साहब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के दिवालिया होने का ऐलान भी कर दिया था और कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है। वैसे खान साहब ने आज तक किसी भी मुल्क की मिसाल दी है, अल्लाह माफ़ करे वो मुल्क फिर उसके बाद रहा नहीं है। खान साहब ने श्रीलंका की मिसाल दी, श्रीलंका का हाल आपके सामने है, वो दिवालिया हो गया। खान साहब ने बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान और हसीना वाजिद की मिसाल दी, उन लोगों के क्या हशर नशर हो गए, उनके मुजस्मे कैसे तोड़े गए, किस तरह से उनका मुल्क जो है वो आजकल कर रहा है जो कुछ भी, वो भी आपके सामने है। खान साहब ने लंदन की मिसालें दी, आपके सामने पता है वहाँ पे किस तरह से मुजाहरे फूट पड़े हैं और किस तरह से वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वो सब कुछ आपके सामने है। खान साहब ने कहा 8 फरवरी को मैंने कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरा आवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता, फिर सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है और मुल्क की मईशत पहले से तबाह हो जाती है। 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में खान साहब कह रहे हैं कि मैंने आप पे एहसान किया, वरना मैं 8 फरवरी को भी लोगों को बाहर निकाल देता तो फिर आप लोगों के लिए लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये धमकी खान साहब की आइंदा के लिए भी है कि भाई इस वजह से मैंने नहीं दी थी, आइंदा देखना तुम लोगों के साथ होता क्या है। उनका कहना था कि अगर कोई भी बात नहीं करना चाहता तो ना करे, हम भी नहीं करना चाहते। सहाफ़ी ने कहा कि आपने हाल ही में शेख मुजीब को हीरो करार दिया था, वो अब भी आपके हीरो हैं क्या? इस पे इमरान खान ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक जो भी बात की थी वो मैंने हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स की बात की थी। यानी खान साहब ने यहाँ से भी यूटर्न ले लिया। यानी वो खान साहब जो बाकायदा हैशटैग गद्दार कौन था कहकर चलाते रहे ट्रेंड्स, और जिस तरह से वो शेख मुजीबुर रहमान और हसीना वाजिद के बारे में मिसालें देते रहे, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी की मिसालें देते रहे, इससे पहले वो श्रीलंका की भी मिसालें देते रहे, लेकिन खान साहब ने यहाँ से भी यूटर्न ले लिया। सहाफ़ी ने कहा कि आप सीधी माफ़ी क्यों नहीं मांगते ताकि मामला ख़त्म हो जाए, सीधी सीधी माफ़ी मांग लें। जिस पर उन्होंने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया है, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं मुजफ्फरगढ़ पुलिस वाला नहीं कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफी मांग ले। उन्होंने कहा कि खदशा है कि नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ भी हसीना वाजिद की तरह मुल्क से फरार होंगे। यानी खान साहब अभी तक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, खुद को वो ये समझ रहे हैं कि मैं जो हूं ना बांग्लादेश वाले हालात दोबारा से, अल्लाह माफ करे, अल्लाह कभी ऐसा ना करे, कि वो पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझ समेत इसलिए कि इससे पहले कि ये लोग भाग जाएं, आप इन सब के नाम जो है वो ECL में डाल दें और खासतौर पर मोहसिन नकवी और उनकी अहलिया के नाम भी डाल दें। सुभान अल्लाह। फिर खान साहब ने एक और धमकी दी। खान साहब ने कहा कि हसीना वाजिद वाले वाक़े के बाद मुझे लग रहा है कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। अब आपको समझ आ गई कि खान साहब किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं हालात को। सहाफ़ी ने कहा कि आपके बहुत से साथी मुल्क से फरार हैं, आप उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेते? जिस पर खान साहब ने कहा कि हमें अदालतों से डर नहीं लगता, यहाँ ट्रायल नहीं होता, वीगो डाला आ जाता है, मेरी बीवी के भाई, मेरी बहनों और भांजों पर मुकदमा डाले जाते हैं, ये लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, अगवा कर लेते हैं। तो आज पूरा दिन मीडिया पर ये खबरें चलती रहीं कि खान साहब माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए, जबकि खान साहब ने गैर मशरूत नहीं बल्कि मशरूत माफ़ी का ऐलान करके साथ ही दोबारा से ISPR के ऊपर इतने बेहुदा इल्ज़ामात लगाए हैं और खान साहब ने यह धमकी दी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश जैसे हालात होने जा रहे हैं। इसके बाद फैसला आप लोगों के हाथ में। अता तारड़ ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खान साहब को दिमागी इलाज का ऑफर कर दी। उन्होंने कहा कि खान साहब का दिमागी जो वो कहते हैं ना तवाजुन, हिंदी में कहते हैं संतुलन, वो ख़राब हो गया है और उनको जो है ना वो इस चीज़ की इलाज की ज़रूरत है। क्या कहा अता तारड़ ने? हैव अ लुक। तो जेल से बार बार शेख मुजीब इनके लीडरों ने आके टीवी पे बात की और कहा जी हमारा लीडर शेख मुजीब की तरह है। अब इन्होंने हमेशा, वो मुनासिब नहीं है मुहावरा कहना, मगर चलें उसको किसी और शक्ल में कह देते हैं, यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन PTI कहलवा ही नहीं सकता अपने आप को। हर बात पे यू टर्न, मुझे फौज ने निकाला, मुझे अमेरिका ने निकाला, अब फौज मेरी अमेरिका के खिलाफ मदद करे, अमेरिका मेरी फौज के खिलाफ मदद करे। यानी कोई आप बंदा चकरा नहीं जाता किसी बयानिए से।
कि यार आपका बयानिया है क्या, आपका कोई दीन ईमान भी है कि नहीं है। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। जाने से पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ खान साहब के, क्योंकि खान साहब ने ये बात कही कि अगर मुझे वीडियोस दिखा दिए जाएं तो फिर मैं जो है वो माफ़ी मांगूंगा। मैं आपके सामने 3 फुटेजेस रखने जा रही हूँ, तीनों फुटेजेस आप देखिए और फिर उसके बाद फैसला आप खुद कीजिए। और मैं फिर से बता दूं, एक जमहूरियत में आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कहीं भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह मुझे कमांडो एक्शन से उठाया गया फौज ने, तो उसका रिएक्शन किधर जाना था? जिधर मिलिट्री सिंबल्स हैं उसके बाहर एहतजाज होना था ना, उन्होंने और किधर जाना था? अगर पुलिस उठाती तो पुलिस स्टेशन जाते। मुझे जो आज सवालों से चीज सामने आई वो क्या थी? मुझे कहते जी आपके लोग क्यों गए वहां, कंटोनमेंट में क्यों गए, तो फलानी जगह क्यों गए, आपने पहले से तैयार किया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि जब मुझे कमांडो एक्शन से उठाया जा रहा है वहां, तो किधर जाना था लोगों ने प्रोटेस्ट करने? तो उसकी बातों से मुझे ये लगा कि आपको पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं है कहीं जीएचक्यू के सामने या कंटोनमेंट के सामने। मुझे बताएं आइन में किधर लिखा हुआ है? कहीं आइन में लिखा हुआ है तो मैं मानूं कि मैंने कानून तोड़ा है। और फिर जिस तरह जलील करके मुझे उठाया गया, तो क्या ये भेड़ बकरियां थी? ये तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो भेड़ बकरियां थी, चुप करके बैठ जाती? क्या उन्होंने गलत किया था कि अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे? फिर क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, जिस तरह के वो बेचारे वहाँ काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में थे उनको मारें पड़ती हैं, कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं, जो सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें। तो उसका बाद तो रद्द अमल आना था। तो क्या वो सारा कुछ करना, वो मार धाड़ करना, क्या ये मंसूबे का हिस्सा था? तो क्या ये दिखाने के लिए सब कुछ था जिसका रद्द अमल आया और वो पहले से प्लान किया हुआ था ये जो सब कुछ हुआ है? जी तो जनाब, आपने देख लिया, सुन लिया, सबूत आपने साथ साथ चलते जा रहे थे, मेरे एडिटर ने लगा दिए होंगे, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। इसके बाद फैसला आप लोगों ने करना है। आप चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि सामने वाला जो कुछ कह रहा हो आपको खुद समझ में ना आ रहा हो कि हम सही कह, वो सामने वाला बंदा सही कह रहा है या हम सही डगर पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। फैसला आपके हाथ में है। हम रहे ना रहे, हमारे मुल्क को रहना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क के लिए बुरा सोचते हैं, अपने मुल्क को तोड़ने की बातें करते हैं, तो फिर आपको पता है कि मुल्क के लिए कौन मुखलिस है कौन नहीं। इसका फैसला भी आपने करना है। मेरा काम था जी सिर्फ खबर आप तक पहुंचाना। अब बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ दिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।